वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसमें हम करने वाले हैं पेपर सेकंड। एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट लेंस के चैप्टर से, वो है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अगर आपको लेंस के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है तो मैंने क्लास 10th का जो लेंस वाला चैप्टर है बिल्कुल डिटेल में कराया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके अगर आपको लेंस के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं ये टॉपिक कंटिन्यू करता हूं। ये है हमारे पास एक गोलीय अवतल, ये हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ है। क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ। अब मुझे इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसको मैंने क्या माना, एस पी एस डैश। क्या इतना क्लियर है? एस पी एस डैश माना। अब क्या होता है कि इसका ये जो देखो गोलीय अवतल पृष्ठ है ना, ये किसी गोले से ही तो बना है। ये अगर एक वृत्त है, इस वृत्त को काट कर ही तो अगर मैं इधर वाला मिटा दूं, इधर वाला मिटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये एक गोलीय पृष्ठ प्राप्त होगा। तो ये जो गोला था, इस गोले का केंद्र क्या है? सी। तब उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि इस गोलीय पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है वो सी है। क्या इतना क्लियर है? और उसका ध्रुव क्या है? पी है। ध्यान से सुनना कि ये गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या होगा? सी, तथा उसका ध्रुव क्या होगा? पी। अब ये इसका मुख्य अक्ष है। क्या है? इस गोलीय पृष्ठ का ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर मान लिया कि ये बिंदु O है, O जो कि वस्तु है। अब ध्यान से सुनना, हम जानते हैं जब भी किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उसके शीर्ष से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होता है और अपवर्तन के पश्चात वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है या अभिलंब से दूर जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष की ओर झुकता है या मुख्य अक्ष से दूर जाती है। सेम दूसरी किरण भी क्या अवतल लेंस पर ही तो आपतित होता है। तो देखो पहली प्रकाश किरण और दूसरी प्रकाश किरण की व्यवहार कैसी है। तो ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O है, इस O से चलने वाली जो आपतित प्रकाश किरण है वो किस पर, इस गोलीय पृष्ठ पर आपतित होता है। क्या होता है? गोलीय पृष्ठ पर आपतित होता है और ये गोलीय पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होता है। ये कहां पर आपतित होता है? बिंदु A पर आपतित होता है। और हम जानते देखो, अगर हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है, ध्यान से सुनना, तो इस पर अगर तुम लंब डालोगे तो कैसे डालोगे? अगर ये ऐसे, अगर इस इतने पृष्ठ के लिए डालोगे तो ऐसे, अगर इस वाले पृष्ठ के लिए डालोगे तो ऐसे, इस वाले पृष्ठ के लिए डालोगे तो ऐसे, अलग अलग अवयव का अलग अलग डाला जाएगा। तो देखो ये यहां से कर्व है ना, तो इस पर जो लंब डाला जाएगा वो कुछ इस प्रकार से डाला जाएगा। ये इस पर ये लंब है। मैंने मान लिया कि ये लंब जो है ये सी एन है, जो कि इसके वक्रता केंद्र पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? वक्रता केंद्र पर। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश, ये अब एक चीज और है, ये इसको ऐसे माध्यम में रखा गया, वायु में रखा गया है, तो वायु का अपवर्तनांक n1 और ये जो कांच का बना है इसका अपवर्तनांक n2 है, यानी कि ये विरल मध्यम है और ये सघन मध्यम है। और जैसे ही कोई प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाता है तो हम जानते हैं वो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है। तो ये जो प्रकाश किरण है ये सीधा ना जाके थोड़ा सा अविलंब की ओर झुकेगा, तो क्या आपको देख के भी पता चले। ठीक है, तो ये अविलंब की ओर झुक रहा है। इसको मैंने मान लिया ये ओ ए और ये सही है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, ये अविलंब है, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तन किरण है। हम जानते हैं कि आपतित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? अपतन कोण। और उसको किससे लिखते हैं? आई से। सेम एज क्या, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, और उसको लिखते हैं आर से। क्या इतना क्लियर है? ठीक, तो ये है पहली प्रकाश किरण की व्यवहार। अब हम देखेंगे कि इससे गुजरने वाली दूसरी प्रकाश किरण। अब दूसरी प्रकाश किरण जो है वो इस पृष्ठ के लंबवत गिरती है और ये
ओपी की दिशा में, ओपी की दिशा में आगे चली जाती है, सीधी रेखा में चली जाती है। तो मैंने माना कि ये जो प्रकाश किरण है यहां से दूसरी प्रकाश किरण वो लंबवत गिरती है और वो OQ की दिशा में आगे जाती है। किस दिशा में? OQ या PQ दिशा में ये आगे जाती है। क्या इतना क्लियर है? ये दूसरी प्रकाश किरण जो कि OQ या PQ के रूप में चली जाती है। अब इन दोनों किरणों को OA और PQ देखो, या ऐसे देखो, OA और OQ को पीछे बढ़ाने पर, कहां बढ़ाने पर? पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु I पर मिलता है। कहां पर मिलता है? ध्यान से देखना, एक बिंदु I पर मिलता है। ये एक बिंदु कहां पर मिलता है? I पर मिलता है। जो I है ना, वो वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। ये जो I है वो क्या है? वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब नेक्स्ट देखो, अब ध्यान दो, अब वस्तु O I, और एक चीज और है कि इससे अगर मैं लंब डालूं, अगर मैं बिंदु A से किस पर? मुख्य अक्ष पर लंब डालूं, तो इसको मैं कहूंगा AM। क्या कहूंगा? AM। और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? H। इसकी ऊंचाई क्या होगा? H। अब ध्यान दो कि ये जो अपतित किरण है ये मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, और ये दोनों किरणों को जब पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब मिला तो ये जो रेखा है ये बीटा कोण बनाता है, और तीसरा क्या है? तो इस पर जो कोण है वो गामा कोण बनता है। क्या बनता है? गामा कोण बनता है। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगर यहां तक दिक्कत नहीं तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं। अब तुम इसको लिख कैसे सकते हो? लैंग्वेज के फॉर्म में। मैं लैंग्वेज बोर्ड पे तो नहीं लिखने जाऊंगा क्योंकि फिर लेंथी हो जाएगा और साथ ही साथ वीडियो का लेंथ काफी बढ़ जाएगा। तो एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में डाल दूंगा, या तो मैं अभी बोल रहा हूं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा वीडियो को 0.75 पर तुम करके वीडियो को देख सकते हो। यहां से क्या है कि माना कि HP' एक गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक, जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव T है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 को निरपेक्ष विरल मध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 को दो अलग अलग, ध्यान से देखना, दो अलग अलग मध्यम में क्या करता है? विभाजित करता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मुख्य अक्ष पर क्या? मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली अपतित किरण पृष्ठ के बिंदु A पर अपतित होता है, तथा अपवर्तन के पश्चात ये किसके? CN मतलब अभिलंब की ओर, CN जो है CN अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी किरण कौन सी? दूसरी किरण पृष्ठ के अभिलंबवत गिरती है जो कि OQ की दिशा में सीधी चली जाती है। दोनों किरणें OA तथा OQ को पीछे बढ़ाने पर यह बिंदु I पर मिलती है जो कि वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब हमारे पास कोण है, माना कि जो अपतन कोण है, देखो अपतन कोण किस किस के बीच में बन रहा है? अगर मैं यहां से पकड़ के ले चलूं अपतन दोनों कोण को, तो एक तो A पर मिल रहा है और आके कहां पर मिल रहा है? O और C पे। तो O, ध्यान से देखना, O और CA के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? अपतन कोण। सेम एज जो अपवर्तन कोण है, अगर मैं इसको B मानूं, क्या मानूं? B मानूं, तो किस किस के बीच में बन रहा है? BAN के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? BAN के बीच में बन रहा है। तब ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है और ये वक्रता केंद्र है ना, तो इसकी जो सभी दूरियां ली जाती है वो कहां से ली जाती है? वो ध्रुव से ली जाती है। तब मैं कहूंगा कि जो वस्तु की दूरी है,
जो वस्तु की दूरी है वो क्या है? तो हम जानते हैं लेंस की परिभाषा से जो वस्तु की दूरी होती है वो u होती है। क्या होती है? u। अब देखो ध्रुव से बाई और सभी दूरी माइनस की ली जाती है और दाई और सभी दूरी प्लस की। तो ये जो दूरी लिया जाएगा ये किसका लिया जाएगा? माइनस का। अब दूसरा दूरी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां? प्रतिबिंब की दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भी। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब वक्रता केंद्र की दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ली गई दूरी क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास r। क्या हो जाएगा? r। अब ये जो सभी दूरियां है ये कैसी ली जाएगी? ये ऋणात्मक ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव से बाई ओर, लेंस की परिभाषा से ध्रुव से बाई ओर सभी दूरियां किसकी ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है। और ध्रुव से दाई ओर सभी दूरी किसकी ली जाती है? धनात्मक ली जाती है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो लैंग्वेज अब तुम खुद लिख सकते हो, मैं यहां से नोट करता हूं कि माना अपतन कोण, अपतन कोण क्या है हमारे पास? अपतन कोण आई है ना। आई किस किस के बीच में बन रहा है? ओ सी ए के बीच में क्या बन रहा है? अपतन कोण आई। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण ये किस किस के बीच में बन रहा है? इसको मैं थोड़ा और इधर शिफ्ट कर दूं, ये n1 है। अगर मैं आर कोण निकालू, अपवर्तन कोण निकालू तो कोण बी ए एन ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है अपवर्तन कोण आर। अब आगे देखो, अब क्या है? अब हमारे पास वस्तु की दूरी है, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। वस्तु की दूरी ओ से पी तक या पी से ओ तक की दूरी है। कहां से है? पी से ओ तक की दूरी जो है वस्तु की दूरी है। क्योंकि ये ध्रुव से बाई ओर है तो ऋणात्मक ली जाएगी। कॉमा जो प्रतिबिंब की दूरी है P से I तक की दूरी है, P से ये भी क्या है? ऋणात्मक दूरी है। और जो वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या है वो P से C की ओर है और ये हमारे पास है माइनस का R। क्या यहां तक क्लियर है? अब देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्फा बीटा और गामा है ना। क्या है हमारे पास? अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और गामा। क्या इतना क्लियर है? तो आगे देखो, आगे क्या है कि अब हमारे पास अल्फा बीटा और कौन है? गामा। ये किससे कोण बना रहा है? जो ओ ए आई ए सी ए ये किससे? मुख्य अक्ष से क्या कोण बना रहा है? अल्फा बीटा और गामा। क्या इतना क्लियर है? तो हमारे पास ओ ए कॉमा आई ए व सी ए मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। क्या क्या कोण बनाती है? अल्फा बीटा व गामा कोण बनाती है। और जो एम की ऊंचाई है वो एच है तथा ए एम की ऊंचाई, एम की ऊंचाई क्या है? एच है। तब अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो गामा कोण है ना, ध्यान से देखो, ये जो गामा कोण है कौन है? ये जो गामा कोण है, ये गामा कोण जो है वो आई और अल्फा कोण के योग के बराबर है। किस किस के बराबर है? अपतन कोण आई और अल्फा कोण के बराबर है। तो अगर मैं कहूं कि ओ ए सी में, किसमें? ओ ए सी में अगर मुझे क्या निकालना है? गामा कोण निकालना है तो वो अपतन कोण और अल्फा कोण के योग के बराबर होगा। तो अगर मिलो तो मैं ऐसे भी लिखता हूं ए ओ सी, तो लो त्रिभुज या त्रिभुज ओ सी ए में क्या हमारे पास ये जो गामा है क्या है? गामा है
वो किस किस के योग के बराबर है? अपतन कोण और अल्फा के बराबर है। तो अपतन कोण और अल्फा क्या है? ये है। अब अगर मुझे यहां से अपतन कोण निकालना है, तो अगर मैं यहां से अपतन कोण निकालूं तो आई यही रहेगा, ओ सॉरी, हाँ आई यही रहेगा, अल्फा उठकर इधर आएगा, क्या इधर आएगा? तो आई बराबर क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा। ये क्या हो गया? समीकरण एक। अब दूसरा, देखो जो बीटा कोण है, ध्यान से देखना, सॉरी बीटा जो गामा कोण है वो किस त्रिभुज में? आई सी ए में। किसमें? आई सी ई में। जो गामा किरणें हैं, ओ सॉरी, जो गामा कोण है, क्या है? जो गामा कोण है वो अपवर्तन कोण और बीटा कोण के योग के बराबर है। मतलब इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर है। ये त्रिकोणमिति के नियम से होता है। तो मैं कहूंगा त्रिभुज आई आई सी ए में क्या होगा? जो गामा होगा वो किस किस के? आर प्लस बीटा के योग के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं आर निकालूंगा तो आर हमारे पास आ जाएगा आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब ये समीकरण 2। हम जानते हैं जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो हमेशा स्नेल के नियम का फॉलो करती है। तो स्नेल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हो, स्नेल के नियम अनुसार, स्नेल के नियम अनुसार क्या होता है? स्नेल के नियम अनुसार होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन। जहां एन जो है, जहां एन पहले मध्यम के सापेक्ष दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, ये n2 दूसरे मध्यम के सापेक्ष पहले मध्यम के सापेक्ष दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक है, तो n2 अपॉन n1। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। अगर मैं यहां पे तिरछी गुणा करूं तो पहले मध्यम का अपवर्तनांक और अपतन कोण की जया बराबर दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक, इसकी गुणा इसके साथ, तो अपवर्तनांक कोण की जया आर। क्या इतना क्लियर है? अब ध्यान से समझो। अब अगर मैं क्या करता हूं कि पृष्ठ के व्यास को छोटा करता हूं, क्या? यदि गोलीय पृष्ठ के व्यास क्या हो? छोटा हो, तो मैं कहूंगा कि जो ये ए बिंदु है, मान लो इसको अगर तुम ये छोटा करोगे, दबा के इसको छोटा करोगे, तो जो ये है ये खिसक के नीचे आएगा। साथ ही साथ ये अगर ये छोटा होगा तो अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण और ये ऊंचाई जो होगा ये भी धीरे धीरे कम होगा। एक तो ये भी कम होगा, साथ में ये भी कम होगा। तो मैं कह सकता हूं बिंदु ए जो है वो ध्रुव के समीप होगा। किसके क्या होगा? ध्रुव के समीप। तब जो अपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर ये भी छोटा होंगे। तो जब ये छोटे होंगे तो मैं कह सकता हूं कि अपतन कोण आर और अपवर्तन कोण आर को मैं रेडियन में नाप सकता हूं। तो जब मैं रेडियन में लूंगा तो रेडियन में साइन आई क्या होता है? आई, और साइन आर क्या होता है? आर। क्यों? क्योंकि अगर ये बैश छोटा होता है, यहां से यहां तक की दूरी बैश है, जब मैं इस बैश को छोटा करता हूं तो ये उठ के बहुत करीब आ जाता है इसके, तब ये अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण ये भी बहुत छोटा हो जाता है। साथ में ये आर और आई और आर ये भी बहुत छोटा हो जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर तुम आई की वैल्यू निकालोगे और साइन आई की वैल्यू निकालोगे तो दोनों क्या आ जाएगा? सेम। सेम आर, आर की वैल्यू और साइन आर की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा। तो जब भी हम रेडियन में लेते हैं तो क्या करते हैं? साइन आई को आई ले लेते हैं और साइन आर को आर ले लेते हैं। तो ध्यान दो, यदि पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो, जैसे पृष्ठ का व्यास क्या हो? छोटा हो, तो बिंदु ए ध्रुव ध्रुव P के समीप आ जाता है। कोण तब
तब कोण आई बा आर छोटे होंगे। अगर ये छोटे होंगे तो आई बा आर को रेडियन में नापा जाता है। जैसे मैं इसको रेडियन में नापता हूं, किस में नापता हूं? रेडियन में नापता हूं। तो जो साइन आई है, तो साइन आई ये आई में चेंज हो जाता है, और साइन आर ये किस में चेंज हो जाता है? आर में चेंज हो जाता है। तब इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूं? n1 साइन आई की जगह पर आई, और ये n2 और साइन आर की जगह पर क्या आ जाएगा? आर। ये हमारा हो गया समीकरण थर्ड। क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास समीकरण थर्ड। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आ जाएगा? अब ध्यान से देखना, हमारे पास आई की वैल्यू भी है और हमारे पास आर की वैल्यू भी है ना। तो आई और आर की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। तो आई समीकरण 1 व 2 से आई व आर की या का मान कहां रखने पर? समीकरण समीकरण कहां रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर तो रखो जरा, समीकरण 3 में रखो। n1 और i का मान कितना है? गामा माइनस अल्फा, और n2 r का मान क्या है? r का मान है गामा माइनस बीटा। अब गुणा करो, n1 गामा माइनस n1 अल्फा, इसकी गुणा दोनों के साथ करो तो क्या हो जाएगा? n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब गामा गामा वाले को एक तरफ करो, गामा गामा वाले को एक तरफ करो, और अल्फा बीटा को एक तरफ करो। तो ध्यान दो, यहां से n2 बीटा इधर आएगा, और यहां से ध्यान से देखना n2 बीटा इधर आ जाएगा, और इधर से n1 इधर जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ अल्फा बीटा वाला एक तरफ हो जाएगा और गामा गामा वाला एक तरफ आ जाएगा। तो इस बस चेंज किसको करो? इसको उठाकर इधर लेके आओ और इसको उठाकर उधर लेके जाओ। तो ये जब इधर आएगा तो माइनस का, जब इधर आएगा तो प्लस का। तो n2 बीटा माइनस इधर क्या है? n1 अल्फा बराबर इधर n2 गामा ऑलरेडी है, और n1 जब n1 प्लस का जब उधर गया तो n1 गामा। अब दोनों से क्या, इन दोनों से गामा कॉमन है, तो n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर इन दोनों से गामा कॉमन है, तो n2 माइनस n1 बचा, और गामा क्या हो गया है? कॉमन हो गया है। क्या हो गया? कॉमन। अब इसको क्या मान लो? समीकरण 4। क्या मान लो? समीकरण 4। अब जैसे मैं, ध्यान से सुनना, अब जैसे मैं बैश को छोटा करता हूं, पृष्ठ के बैश को छोटा करता हूं, तो साथ ही साथ अल्फा बीटा और गामा कोण भी क्या होता है? छोटा होता है। और जब छोटा होगा तो इसका भी देखो, अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे अल्फा कोण निकालना है तो इसके सामने वाली भुजा तथा इसके बीच की दूरी निकालना है, तो लंब बट्टा आधा tan होगा। तो tan क्या हो जाएगा? tan, अगर tan अल्फा होगा तो tan सिर्फ अल्फा। सेम अगर मुझे बीटा निकालना है तो इसकी ऊंचाई और इसकी बीच की दूरी, तो ये सिर्फ किस में? बीटा में। और जब tan गामा का निकालना है तो वो किस में हो जाएगा? tan गामा में हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? तो देखो, क्योंकि क्योंकि पृष्ठ का जो व्यास है, पृष्ठ का व्यास छोटा माना गया है। क्या माना गया है? छोटा माना गया है ना। ये जो पृष्ठ का व्यास है वो क्या माना गया है? छोटा। तो अल्फा बीटा और गामा कोण भी क्या होंगे? छोटा। तब मैं कह सकता हूं अल्फा बीटा व गामा कोण भी छोटे होंगे, और तब बिंदु बिंदु क्योंकि ये
देखो ध्यान से देखना, अगर जब मैं बैच को छोटा कर रहा हूं तो ए उठ के पास आ रहा है, तो एम जब मान लो बिंदु अब ए यहां शिफ्ट हो गया तो यहां से तुम लंब डालोगे तो एम अब इसके पास आ जाएगा ना, बिल्कुल पी के पास आ जाएगा ना। तो बिंदु कौन कौन, ए बा एम, ध्रुव ध्रुव पी के समीप समीप होगा। तब तब अगर ये दोनों भी समीप होगा तब ध्यान दो, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास जो टेन अल्फा है वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा में। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो टेन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा। अब क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए तो टेन अल्फा से क्या आ रहा है, अल्फा, तो टेन का क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो जब मैं अल्फा निकाल रहा हूं तो ये है ना अल्फा, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ए एम, और इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ओ एम। क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे अल्फा कोण चाहिए ना, और अल्फा कोण, मान लो मुझे अल्फा कोण चाहिए तो अल्फा कोण क्या क्या बना रहा है, अल्फा कोण के सामने वाला भुजा देखो लंब, और उसके नीचे वाला भुजा देखो आधार, तो लंब बट्टा आधार टेन का ही तो बनता है, इसीलिए हमने टेन अल्फा को क्या मान लिया, अल्फा। अब क्योंकि बैच को छोटा किया तो एम अब किसके, बिल्कुल पी के, ध्यान से सुनना, बिल्कुल पी के समीप आ गया ना, तो लगभग मैं कह सकता हूं जो एम है लगभग पी के समीप है। तो अगर पी के समीप है तो जो ओ एम की दूरी है वो ओ एम पे ना जाकर वो किसके बराबर हो जाएगा, या तो तुम ओ पी ले लो या पी से ओ ले लो। तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि यहां लिखे, ऊपर लिखे या हाँ यही लिख देता हूं, क्योंकि जो ओ से एम है, या ओ से एम या एम से ओ लिखो, यहां एम से ओ लिखो, एम से ओ तक की दूरी है, एम से ओ तक की दूरी है वो लगभग किसके बराबर है, एम से ओ तक की जो दूरी है वो लगभग पी से ओ तक की दूरी के बराबर है। तब मैं इसको लिख सकता हूं कि एम एम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो पी ओ के बराबर होगा। अब ध्यान दो, एम की ऊंचाई कितना दे रखा है एच, और पीओ कितना दे रखा है, पी से ओ तक की दूरी वस्तु की दूरी, और ये किसका लिया जाएगा, माइनस का। क्या इतना क्लियर है। अब जब मुझे बीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, बीटा निकालना हो, तो ये किसके, टेन बीटा, सेम जब बीटा निकालना होगा तो ये इसका लंब लंब ए एम, और इसकी दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आई, क्या हो जाएगा, एम आई। तब मैं क्या लिख सकता हूं कि जो एम आई है, जो एम से आई तक की दूरी है वो लगभग पी से आई तक की दूरी के बराबर है। एम से आई तक की, जो एम से आई तक की दूरी है वो लगभग पी से आई तक की दूरी के बराबर है। तब ये देखो एम की ऊंचाई तो एच ही है, बट यू की दूरी क्या, सॉरी पी से आई तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, तो ये भी माइनस का, तो ये भी। क्या इतना क्लियर है, ठीक। अब मुझे गामा निकालना है, सेम गामा टेन गामा के बराबर है। तब उसमें भी देखो अगर गामा निकालना है तो लंब क्या है, ए एम, और जो आधार है वो क्या है, दूरी क्या है, एम सी। तो क्योंकि हम जानते हैं जो एम सी है वो किसके बराबर है, वो पी सी के बराबर है। किसके बराबर है, जो ए एम तो ए एम ही रहा, जो एम सी है वो पी सी के बराबर है, और एम ए एम तो एच ही है लेकिन पी सी क्या है, आर है, और वो माइनस का रहेगा। अब मेरे पास अल्फा बीटा और गामा का मान आ गया ना, अब इस अल्फा बीटा गामा का मान कहां रख दो, समीकरण 4 पे। तो अल्फा बीटा व गामा का मान मान समीकरण समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो रखो जरा समीकरण 4 पे गामा का मान। तो अगर समीकरण 4 में तुम गामा का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N2, ठीक। बीटा बीटा का मान क्या है, H माइनस का H अपॉन V, क्लियर है। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस N1, और फिर अल्फा, अल्फा का मान क्या है, ये हमारे पास H अपॉन क्या है, माइनस का U, यानी कि माइनस का H अपॉन U बराबर हमारे पास क्या है, N2 माइनस N1,
गामा का मान क्या है, गामा का है हमारे पास h अपॉन माइनस का h अपॉन r। अब ध्यान दो, अब देखो ये भी माइनस का h है, ये भी माइनस का h है, तो दोनों में से माइनस का h क्या हो रहा है, कॉमन। तो माइनस का h को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर ऊपर n2 बचा और नीचे v। माइनस यहां पर क्या बचा, माइनस का ऊपर n1 बचा है और नीचे क्या बचा है, नीचे u बराबर इधर। अब ध्यान दो, ये माइनस का h बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, n2 माइनस n1 y r। अब माइनस के h से माइनस से h कैंसिल, तो क्या आ गया, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 y r। तो यही है अपवर्तन का सूत्र। अब ये एक चीज देखो, ये जो भी है ना, ध्यान से देखना, ये जो भी है ना, ये अल्फा पर निर्भर करता है। यानी कि भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। देखो भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी किस कोण पर निर्भर करता है, अल्फा कोण पर। कि अल्फा कोण ज्यादा, तो ध्यान से देखना, अल्फा कोण बड़ा तो प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब की दूरी होगा वो क्या होगा, अल्फा कोण ज्यादा। ध्यान से देखना, अगर मैं ये प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो ये क्या कह रहा, अल्फा पर निर्भर करता है, तो अल्फा ज्यादा तो प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा, सॉरी वो उस पर वास्तविक आभासी ये किस पर निर्भर करेगा, अल्फा पर निर्भर करता है। अब क्या यहां तक क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो एक छोटा सा पॉइंट ये है कि ये जो अपवर्तनांक है, ध्यान से सुनना, ये जो अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, उसको मैंने देखो क्या माना था, n1 अपॉन n था ना, तो n2 बराबर क्या है, n1 अपॉन n2। तो ध्यान देना, n बराबर क्या है, n2 अपॉन n1। तो समीकरण में, इस समीकरण में तुम यहां तक बोर्ड में यहां तक लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक प्रूव करना है। ये अब जो हो रहा है ये न्यूमेरिकल के लिए हो रहा है। समीकरण में n1 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो अगर n1 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, n2 अपॉन n1, नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, n2 अपॉन n1 और नीचे क्या है v, माइनस n1, क्योंकि n1 से भाग दे रहे तो इसके नीचे भी n1 और u बराबर, इसको भाग करो तो इसको जब भाग करोगे तो n1 इसके नीचे भी आएगा, n1 इसके नीचे भी आएगा, तो n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 और पूरे के नीचे r। इससे ये कैंसिल, n1 n1 कैंसिल, ये n1 से n1 कैंसिल। अब n2 अपॉन n1 तो क्या आ जाएगा, n अपॉन v बराबर, सॉरी माइनस, क्या आ जाएगा यहां पर कुछ नहीं बचा, तो 1 अपॉन u बराबर, ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास n2 अपॉन n और माइनस का 1 अपॉन r। तो इसको मैं लिख सकता हूं सही शुद्ध तरीके से, n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। ये है, ये बस न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए है, अगर पूछे तो बताना है, वरना नहीं। न्यूमेरिकल फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो इसे आप नोट डाउन करें। मैं इसका जो थ्योरी है, थ्योरी पहले तो मैंने बता दिया, वैसे तुम थोड़ा स्लो करके लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिख सकते हो तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।